मुमुक्षु समाज में आए दिन वैरागी के प्रसंग हमारे बीच में आते ही रहते हैं। आज यद्यपि भगवान का कल्याणक महामहोत्सव, परंतु एक तरफ सुबह प्रातः काल लगभग रात्रि में समाचार तो प्राप्त हो ही चुका था। हमारे ऐसे बड़े भ्राता को हो, हमारे मार्गदर्शक को हो, हमको पढ़ाने वाले गुरु को हो, ऐसे आदरणीय पंडित श्री धर्मेंद्र जी शास्त्री, जो कि कोटा में वर्तमान में प्राचार्य पद पर आसीन थे। पंडित टोडल स्मारक ट्रस्ट में भी बहुत विशेष समय उन्होंने वहाँ पर समर्पण भावना से पूरा दिया। कोटा महाविद्यालय भी जब वहाँ पे पूर्ण अस्त की तरफ जब विद्यालय था, उस विद्यालय को भी जान देने का काम भी आदरणीय भाई साहब के माध्यम से उस समय हुआ। और उन्होंने पूरा तन मन से पूरा दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके न केवल देश में पितु पूरे हिंदुस्तान में देश विदेशों में ऐसा जिन शासन की महती प्रभावना का काम किया। बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे, बड़े ही कर्मठ ऐसे हमारे बड़े भ्राता थे, जिनका कल रात्रि में देह विलय हुआ समाचार प्राप्त हुआ। आदरणीय धर्मेंद्र जी शास्त्री, जो कि उनके बारे में क्या कहा जाए। अभी हम इंदौर में मिल रहे थे, बहुत से लोग कंफ्यूज होते थे, मुझे धर्मेंद्र जी बोल देते थे बहुत से लोग, और उन्हें सचिन शास्त्री बोलते थे, क्योंकि दोनों लगभग दिखने में एक जैसे ही थे हम दोनों। तो बहुत सी बार कंफ्यूज होते थे। तो भाई साहब ने एक बार कहा कि सचिन अपन मंच पर चलते हैं और एक घोषणा कर देते कि मैं धर्मेंद्र शास्त्री हूँ और तुम सचिन शास्त्री हो, क्योंकि उस इंदौर की प्रतिष्ठा के अंदर बहुत से लोग उन्हें जय जिनेन्द्र सचिन शास्त्री समझ के कर लेते थे और मुझे धर्मेंद्र शास्त्री ऐसा समझ के करते थे। ये बात के साथ साथ में एक विशेष हम दोनों का वात्सल्य भी रहा। महीने में 2-4 बार फोन पे बात तो अवश्य होती थी, और उनके अंदर में एक उत्साह की प्रभावना में और क्या उत्साह होना चाहिए, प्रभावना किस प्रकार से होनी चाहिए। चेतन धाम में जो प्रभावना हो रही है उसका स्तर बहुत ही सुंदर है। हमें भी प्रभावना करनी है तो क्या क्या नए प्रयोग करने चाहिए। जब विद्यालय में जब पहली बार यहाँ पर आए कोटा में, उस समय भी पूरी रूपरेखा समझी कि आप चैतन्य विद्यानिकेतन कैसे हो, वहाँ की क्या रूपरेखा होती है, टाइम टेबल क्या होता है। कहने का तात्पर्य है कि समय में वो हमको पढ़ाते थे, बाद में वे हमसे समझते थे। मतलब कभी भी उनके अंदर में कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं रहता था। उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि जहां से भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। एक सहज जीव था। भी कुछ दिनों पहले वहाँ का जो विदाई समारोह, दीक्षांत समारोह हुआ, उसमें भी उनका वक्तव्य बहुत ही वास्तव में मार्मिक था। विद्यार्थियों का जीवन कैसा होना चाहिए, और वास्तव में सभी पर्याय क्षणभंगुर है, परंतु एक बार जो सिद्धत्वपना प्राप्त कर लेता है वो सादी अनंत अपने स्वभाव में विराजमान हो जाता है, और हम सबका उद्देश्य भी यही है। ऐसा भी उन्होंने संकेत उस समय किया। आज हमारे बीच में वे नहीं हैं, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, भाभी जी हैं। उन सबके लिए हम संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब संजीव जी गोदा गए थे उस समय सभी तिजोरियां खुल गई थी पूरे समाजों की, पूरे जैन समाज की नहीं, देश विदेशों की तिजोरियां खुल गई थी उस समय। परंतु कोई तिजोरी का कोई सामान, कोई धन संपत्ति वैभव किसके काम आया नहीं। मुझे यहाँ तक भी ज्ञात है कि इंदौर में जब संजीव जी गोदा जी के ससुर जी जब मुझसे मिले, हम चर्चा कर रहे थे, मैंने पूछा भाई साहब को क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास धन दौलत है, बड़े बड़े जेक हैं, सब तक पहुंच है, परंतु सचिन जी आज मैं हार गया। उस समय से बोल रहे थे कि भाई साहब अब क्या कहें, कितना क्या समय बताएगा, वो तो समय पर निर्भर है, केवल भगवान के ज्ञान में निर्भर है। कहने का तात्पर्य यही है कि हम चाह कर भी अपने चहेतों को नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि हम अभी यही पढ़ रहे थे, मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते हैं। वास्तव में हमेशा बार बार ये संजीव जी भाई साहब के बाद एक मुमुक्ष समाज के लिए दूसरी क्षति हमारे बीच में युवा विद्वान का चले जाना। लगभग 45 से 46 वर्ष की उम्र, और बहुत ही सक्रियता से मैं बार बार सोचता हूँ, और मैं और मनीष जी भाई साहब बात भी करते हैं कि आज मुमुक्ष समाज के अंदर गिने चुने ऐसे विद्वान रह गए हैं जो कर्मठ रूप से संस्थाओं में काम करना चाहते हैं। क्योंकि आज संस्थाओं में कोई काम करना चाहता नहीं, नए हमारे विद्वान है वो तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल, सबको एक जॉब, परमानेंट जॉब, और हमेशा एक गवर्नमेंट जॉब में क्या कि डर रहता है कि संस्थाओं में सब प्राइवेट में तो कोई निकाल देगा, पर गवर्नमेंट में एक बार जॉब मिल गया तो वहां तो भैया परमानेंट आप हो जाओगे।
परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर में प्रभावना का अंदर में बहुत बड़ा उत्साह होता है, वो काल अवधि पे सब छोड़ देते हैं। उनमें से एक भाई साहब थे जिन्होंने काल अवधि पर सब छोड़ दिया, और उन्होंने आगे यहाँ तक भी निश्चय किया कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की धरा पर जाकर कुछ समय शांति से व्यतीत करना है। तो उन्होंने कोटा से भी रिजाइन करते हुए वो सोनगढ़ जो हमारा विद्यालय चलता है वहां पर भी उन्होंने अपनी भावना भाई थी कि कुछ समय अब गुरुदेव के उस धरती पर गुजारना है जहां पर शांति से जीवन जीना है। उस समय भाई साहब से लगभग मेरे 1.25 घंटे बात हुई। उनमें उनका यही जिक्र था कि सचिन, इन संस्थाओं में जॉब करके वास्तव में सुबह से बच्चे शाम तक पूरा अपना उपयोग खोल लेते हैं। मैं भी अनुभव करता हूँ, मनीष जी भी अनुभव करते होंगे, और हमने सुबह चर्चा भी यही हुई मेरी मनीष जी की कि वास्तव में इन संस्थाओं में जॉब करना बहुत कठिन काम है। कि अपने उपयोग को किस प्रकार से भ्रष्ट करना, सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके झगड़े हो गए, निके ही हो गए। तो कभी कभी हमको भी लगता है कि हमारा शास्त्रीय करना का वास्तव में सार्थक अर्थ क्या हो रहा है। यही भावना भाई साहब ने व्यक्त करी। उन्होंने कहा कि अब कुछ समय गुरुदेव के उस धरा पर जाकर बिताएंगे, शांति से बिताएंगे। क्योंकि संजय जी भाई साहब का सुना तो लगता है कि जीवन में कुछ आत्म कल्याण, अपने लिए कुछ काम करना चाहिए। ये भावना भी भाई साहब के अंत समय में मुझे देखने को मिली। बहुत ही समर्पित जीव थे, बहुत ही सहज जीव थे, बहुत ही सक्रिय कर्मठ। मैं कहता हूँ कि बहुत बार मैं जब विद्या निकेतन चलाता हूँ तो मुझे उनकी झलक याद आती है कि वे विद्यालय में बच्चों को कैसे संभालते थे। क्योंकि मुझे याद है, मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ और मुझे इतना मालूम है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे संभालना। और वो भी मैं यदि कह सकता हूँ कि मेरे यदि कोई गुरु रहे उस क्षेत्र में तो धर्मेंद्र जी भाई साहब को पूरा श्रेय देता हूँ मैं, कि उनसे ही मुझे ये सब सीखने को उस समय अवसर मिला। यद्यपि मेरा उस समय कोई ऐसा अंदर में मानस नहीं था कि मैं किसी संस्था में जॉब करने जाऊंगा। 2008 की बात थी। उस समय जब मैं वीआईपी भोजनालय स्मारक का जो चलता, वहां पर मेरी ड्यूटी हमेशा रहती थी, वीआईपी गेस्ट को संभालना, विद्वानों को संभालना। उस समय महिपाल जी गायक, अमृत काका और भाई जी को उस समय लगा कि ये कर्मठ है, इसको काम देना चाहिए। फिर यहाँ पे मुझे शिविर में आने का अवसर मिला बाल शिक्षण में। उस समय राजू भाई जी को और सब ट्रस्टी को लगा कि कार्यकर्ता अच्छा है, कर्म विद्वान, इनको लेना चाहिए। और बड़ी बहकूबी से हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते भी हैं। परंतु कहीं कहीं हमको भी ऐसा लगता है कि मनुष्य पर्याय पूरी जारी हमारी भी व्यतीत हो रही है। इसलिए हम भी निश्चय करते हैं कि हम भी धीरे धीरे ऐसे सभी विद्यार्थियों से नहीं, सभी विद्वानों से मैं निवेदन करूंगा कि जीवन व्यतीत हो रहा है अपना, न जाने कब हमारे भी समाचार इस तरह से आ जाएं, उससे पहले हमें अपना काम अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि मनीष जी भाई साहब जो मेरठ वाले, उन्होंने बहुत सुंदर बात उस समय कही थी, मुझे याद है। संजय जी गोदास आपके उस समय देह विलय के अवसर पर कि सब सांत्वना देते हैं कि समाज आपके साथ में है, ट्रस्टी आपके साथ में है, पूरा समाज आपके साथ में, देश विदेश आपके साथ में है। परंतु इस सबकी गठरी बांधकर आप साइड में फेंक देना, कोई किसी के काम आता नहीं है। एक मात्र धर्म ही शरण है अपने लिए। ये धर्म ही काम आने वाला है, जगत में कोई काम आने वाला नहीं है। मेरी देह विलय हो जाएगी, उसके बाद मेरे कोई काम आने वाला कौन है? मैं तो जो जिसके काम आने की जो भावना में भा रहा हूँ वो तो चला जाने वाला, उसके अब क्या मतलब कौन काम आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसलिए वास्तव में धर्म ही शरण है। इस बात की हमको अच्छी तरह से आज गांठ बांध लेनी चाहिए। न माता, न पिता, न मणि मंत्र तंत्र, कोई भी काम आने वाला नहीं है। इस बात की हमें अवश्य गांठ बांधनी चाहिए। और जो देश विदेश में जो हमारे विद्वान जो संस्थाओं में जो बहुत ही कर्मठता से जो कार्य कर रहे हैं, उनको भी इस बात को अवश्य समझ लेना चाहिए कि कुछ समय अब हमें अपने लिए भी निकालना चाहिए, जिसके कारण से हमारा मनुष्य पर्याय कहीं यूं ही व्यर्थ नहीं हो जाए कि सुबह से शाम तक इन बच्चों के प्रपंचों के अंदर हम अपना कषाय भाव इतना बढ़ा लेते हैं कि हम अकषाई भगवान आत्मा को भूलकर अपना काम करना भूल जाते हैं। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि भाई साहब के अंत समय में जो मेरी 1 घंटे की जो चर्चा हुई, उसमें उनका यही विचार था कि बस अब धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का कल्याण, अपनी साधना के मार्ग में जाकर अपना काम करना चाहिए। और अंत समय में उन्होंने गुरुदेव की उस धरा को भी चुन लिया था, जहां पर जाकर प्रत्येक दिन गुरुदेव के उस तत्व को श्रवण करे। एकांत स्थान, ऐसे स्थान को भी चुनकर उन्होंने भावना भाई थी। आज हमारे बीच में वो नहीं है, परंतु मैं भावना तो भाता हूँ हम सभी चेतन धाम परिवार, चेतन विद्या निकेतन परिवार, सभी विद्यार्थियों की ओर से, हमारे जितने सहपाठी हैं उनकी ओर से, मेरी ओर से, मनीष जी की ओर से हम ऐसी भावना भाते हैं कि दिवंगत आत्मा शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धत्व पद को प्राप्त करें और शीघ्र अतिशीघ्र निज चैतन्य पद को प्राप्त करते हुए साधी अनंत अपने स्वभाव में विराजमान हो।
ऐसी मंगल भावना व्यक्त करते हैं हम सभी। चलिए, आज वैसे तो विचार ऐसा था, थोड़ा सुबह से 2-4 फोन ऐसे भी आ गए, क्योंकि हम एक जैसे दिखते थे, तो मेरे फोन पे फोन आ गए, सचिन जी को क्या हो गया, क्योंकि चेहरे एक जैसे दिखते थे सबको। परंतु मैंने जब फोन उठाया कि भैया मैं तो सचिन शास्त्री बोल रहा हूँ, नहीं तो आपका कुछ हुआ, मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे क्या हुआ है ख्याल में। परंतु तब वास्तव में ख्याल में आया कि एक दिन अपने भी ऐसे ही फोन आने वाले हैं। समाज में जो वात्सल्य, समाज का भी भरपूर वात्सल्य हमें मिलता है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोहराई का काम नहीं है, और हम भी समाज के लिए निरंतर समर्पित रहते हैं। इसलिए जो समर्पित रहते हैं उन्हें वात्सल्य मिलता भी है, मिलना भी चाहिए, मैं बोलता हूँ इस मंच से। क्योंकि आज जिन्होंने अपना जीवन के, क्योंकि आज विद्वान जो काम करते हैं, बहुत से विद्वान ऐसे हैं बाबू काका, जो सुन रहे हैं सबको बता रहा हूँ, कि जिनके घर में एक ही बेटा है, और उस बेटे की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माँ बाप को संभाले। परंतु वो माँ बाप से भी पहले वो प्रभावना को चुनता है, इस प्रभावना के कार्य को चुनता है, जिनवाणी माँ को चुनता है, और भावी सिद्धों को तैयार करने का विचार करता है। इसलिए वर्तमान में जो ऐसे विद्वान जो अपने माता पिता से पहले इस प्रभावना में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसमें एक हमारे मनीष जी, मैं आपको साक्षात एग्जाम्पल मनीष जी का बताता हूँ। एक ही बेटे हैं मनीष जी उनके माता पिता के, और माता पिता की लगभग बीमार ही रहते हैं। परंतु ये मुझे इसलिए कहने का भाव आया, सुबह से जब मैंने सुना समाचार, तब से वास्तव में अंदर में अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए आज ये विद्वान जो वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं है भाई साहब। क्योंकि आज सबको काम छोटा लगता है कि काम बहुत छोटा है, विद्वान क्या करते हैं, परंतु विद्वानों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, 5 साल समर्पित किए हैं। ऐसे हमारे मनीष जी भी, मैं उनको भी बहुत बहुत इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहूंगा, इस अवसर पर कि आप अपने माता पिता को छोड़कर प्रभावना का पहला काम कर रहे हैं, जिनवाणी की सेवा का काम पहले बार कर रहे हैं। मनीष जी से चर्चा होती, कभी कभी कहते हैं कि सचिन, गांव के लोग ऐसा कहते हैं तुम एक ही बेटे हो, तुम माँ बाप से दूर क्यों रहते हो, अब माँ बाप को तुम्हारी जरूरत है। तब दूसरी तरफ भी कहते हैं कि समाज को भी जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि सब विद्वानों को आर्थिक जरूरत है। अरे भैया, आर्थिक में तो 50-60 हजार हम कहीं भी कमा लेंगे, ऐसी योग्यता तो हमें पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से मिल चुकी है। आज इतनी तो हम में ताकत है, परंतु हमें ये समझना पड़ेगा, समाज को ये समझना पड़ेगा कि विद्वान आज कोई ऐसा हल्का फुल्का विद्वान नहीं, हल्की फुल्की चीज नहीं है, जिन्होंने अपने जीवन में माँ बाप को छोड़कर इस संस्था को समर्पित होने का काम किया है। वास्तव में आपको याद करना होगा, क्योंकि आज विद्वान तो मिल जाते हैं परंतु कोई टिकता नहीं है संस्थाओं में। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी ट्रस्टीगण है, समाज के प्रभुत्व नागरिक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप विद्वानों को अच्छी तरह से संभालें, और विद्वानों को आप संभालेंगे तो आपके ट्रस्ट को वो संभालेगा, आपको भी संभालेगा वो, क्योंकि आपकी आन बान शान इन विद्वानों से ही है। मैं अपनी कोई बढ़ोतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी मैं कोई प्रशंसा की बात करना चाहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी 2008 से यहाँ पे काम जो कर रहा हूँ, मुझे भी मालूम है एक संस्था में किस प्रकार से काम होता है, कितने लोगों की सुननी पड़ती है, कितना क्या करना पड़ता है, तब एक ऊंचाई तक अपन पहुंचते हैं। और कितने यहाँ पर समस्या आती है, कभी हम भी नाराज होते हैं, कभी ट्रस्टी भी नाराज होते हैं, ये सब होता रहता है। परंतु उससे भी बड़ी बात होती है प्रभावना की, जो आज विद्वान लोग जो कर रहे हैं। इसलिए बार बार दादा का भी झुकाव रहता है। दादा छोटे विद्यालयों पे हमेशा भार नहीं देते हैं, वो शास्त्रीय विद्यालयों पे भार देते हैं दादा, क्योंकि शास्त्री तैयार होगा तो समाज के काम आएगा। छोटे विद्यालय में क्या होगा, 8, 10, 9वीं 10वीं पढ़ के फिर वापस वो चला जाएगा। तो दादा की भी सोच को हम हमेशा स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं। दादा की भी समय समय पर बात होती है, दादा कहते हैं कि 10वीं तक विद्यालय में क्या तुम्हारा औचित्य है। मैंने कहा दादा मैं 10वीं तक पढ़ाऊंगा, फिर आपके पास भेजूंगा। यदि मेरे पास 12 विद्यार्थी आते हैं साल में, 12 विद्यार्थी में से यदि 2-3 विद्यार्थी भी मैं आपके पास भेजूंगा, तो दादा आपका आधा काम हल्का हो जाएगा। इस बात पे भी दादा से हमेशा चर्चा चलती रहती है, और मुझे इस बात पर कहने में बहुत गर्व भी होता है कि चेतन धाम से जो बच्चे स्मारक जाते हैं, आज वो सभी क्लासों में सबसे टॉप पर वो विद्यार्थी रहते हैं। मैं कोई प्रशंसा वाली बात फिर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे आयतनों की, हमारी जो प्रभावना की जो अंदर में भावना है, बच्चों के अंदर जो संस्कारों का जो बीजारोपण है, वास्तव में आज वो फलीभूत हो रहा है। और जो समाज ने जो चेतन धाम का ये कार्य करके जो विद्यालय खोल के जो काम किया, वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और इस तरह का कार्य हमेशा होना चाहिए, होता रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी, जिन शासन की महती प्रभावना होती रहे, और हम सभी भी अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इसी मंगल भावना से हम आज की बात यहाँ विराम करते हुए आगे अर्घ्यावली की ओर आगे चलते हैं। पुनः पुनः आदरणीय भाई साहब के लिए हम सभी पुनः विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, और उन्हें, उनके द्वारा जो हमें जो संस्कार प्राप्त हुए, जो बल प्राप्त हुआ है, वो हमेशा हम स्मरण में रखेंगे। ऐसी मंगल भावना। चलिए आगे हम सभी चलते हैं।